A very good afternoon students, welcome to another class. आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर की एंड क्लास पर आ गए हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी हमारे थ्योरी के एप्लीकेशन को समझेंगे. लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को डिटेल में स्टडी किया था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS के अंडर हमने 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे. याद आ रहा है आपको? 5 कॉम्प्लेक्सेस इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर. आइए हम इसके कॉम्प्लेक्सेस के कंपोनेंट्स को पहले लिखते हैं. कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 1 क्या आता है? कॉम्प्लेक्स 1 में FMN यानी फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और साथ में NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होना चाहिए. साथ में FES तो होता ही है. सो इसके कंपोनेंट्स हो गए स्टूडेंट्स FMN एंड NADH2 या NADH डिहाइड्रोजिनेज. नाउ सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज जहां पर FAD डिहाइड्रोजिनेज होता है. सो दिस इज FADH2 डिहाइड्रोजिनेज. आपको याद है, इसीलिए FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ATP मिलते हैं, क्योंकि 1 ATP यहां बन जाती है, तो यहां से फिर हमें 2 ही ATP मिलती हैं. या इसे ही स्टूडेंट्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहेंगे. अब आपको याद आ रहा है, जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी तो मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलते हैं एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. और ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, यानी यही ETS पर होता है. इसी की हमने बात की थी. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हमने पढ़ा था साइटोक्रोम्स. कौन से साइटोक्रोम्स थे? साइटोक्रोम BC1. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी कॉम्प्लेक्स 4 को हमने क्या कहा था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. दिस इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. और इसमें क्या क्या आता है, किसको याद है? साइटोक्रोम A3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट एम्स में आया हुआ है 2 कॉपर सेंटर्स. सभी साइटोक्रोम्स में आयरन है, बट यहां पर एक्स्ट्रा 2 कॉपर सेंटर्स भी हैं. और फाइनली जो 5th कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स 5, उसमें क्या आता है स्टूडेंट्स? ATPase या ATP सिंथेज, जो ऑक्सीसोम की हमने बात की थी, जहां पर एक्चुअली ATP सिंथेसिस हुआ था. सो दिस इज ATP सिंथेज, सिंथेटेज या ATPase. यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. अब इन्हें कैसे याद रख सकते हो? देखो, बड़ा आसान है. कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में कंफ्यूजन होता है कि NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहाँ है और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहाँ है. बड़ा आसान है याद रखना. देखो, NADH2 कितनी ATP देता है? 3. और FADH2 2. एक 3 ATP दे रहा है, एक 2 ही दे रहा है. तो नंबर 1 किसको कहोगे? जो 3 ATP देगा. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? NADH2 डिहाइड्रोजिनेज वाला. और नंबर 2 हो गया FADH2 डिहाइड्रोजिनेज वाला. क्लियर? चलो, अब ATP कब बनेगी? लास्ट में, एंड में. तो एंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है 5 नंबर का, वो ATP सिंथेज हो गया. राइट? अब इन दोनों में कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? ये ATP सिंथेज है A, तो इसके ठीक ऊपर वाले में दोनों A आते हैं. ये देखिए A3. हमें पता है फाइनल ATP है, यानी 5 नंबर वाला ATP सिंथेज है, तो उसके ठीक ऊपर वाले में भी A आएंगे. और उसके ऊपर वाले में A के बाद क्या आता है? B, और B के बाद आता है C, यानी B और C आएंगे. तो ऐसे करके हम इन सबको याद रख सकते हैं. अब हमें पढ़ना है इनके इनहिबिटर्स के बारे में. स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देंगे. कहीं पे भी अगर ब्लॉक हुआ
तो फिर एटीपी फॉर्मेशन जो है वो इट विल बी हैम्पर्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनहिबिटर्स के नाम पर और वो इनहिबिटर किस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसे इनहिबिट करता है रोटिनॉन, मेरे साथ बोलिए एक बार, कौन करता है? रोटिनॉन एंड अमाइटल। अमाइटल, दीज टू आर इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 में कोई इनहिबिटर नहीं है। कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर बहुत कॉमनली पूछते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो टेररिस्ट होते हैं या पुरानी राजा रानियों की कहानियों में हम देखते थे कि अगर आक्रमण हो गया तो जो रानी थी उनकी अंगूठी में साइनाइड रहता था, वो तुरंत साइनाइड चाट लेती थी और मर जाती थी। तो वो साइनाइड जो है वो क्या करता है, वो इसी कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है और सडनली एटीपी फॉर्मेशन रुक जाता है एंड द पर्सन डाइज। तो कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है स्टूडेंट साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है आपको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, परमानेंट कंपाउंड बनाता है और ये ईटीएस को भी कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटीपी सिंथेज या कॉम्प्लेक्स 5 को ब्लॉक करता है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन, इनमें से ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। साइनाइड और CO कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। हम कैसे याद रखेंगे? बड़ा आसान है, C से कॉपर, जिसमें कॉपर सेंटर्स हैं वो C से साइनाइड और C से कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लॉक होता है, बाकी कहीं पर भी C नहीं आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक होता है साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके इनहिबिटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक बार क्विकली रिवाइज किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 5 कॉम्प्लेक्सेस को और हमने उनके इनहिबिटर्स के बारे में बात की। आइए अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितनी एटीपी मिली। यानी अब हम इसका हिसाब लगाते हैं, एक बनिए की तरह, एक अकाउंटेंट की तरह। अकाउंटेंट क्या करता है, ईयर के एंड में एक बैलेंस शीट बनाता है। उस बैलेंस शीट में लिखा जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इस साल कंपनी का मुनाफा हुआ या नुकसान। आइए देखते हैं हम मुनाफे में हैं या घाटे में हैं। लेट्स सी। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस बैलेंस शीट, जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अगर आप 11th में हैं तो इस पे स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकता है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बेसिकली ये एक बैलेंस शीट है, यानी यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमें कितनी एटीपी का नेट गेन होगा और इस पे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जब दी गई थी तो कुछ अजम्पशंस पर बेस थी। जैसे इसमें ये माना गया है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही एक ऑर्डरली और सीक्वेंस में होने वाला प्रोसेस है। मतलब पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। ये बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक सेल के अंदर कोई सबस्ट्रेट का ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, कोई क्रेब्स साइकिल की स्टेज में है उसी समय पर, किसी का लिंक रिएक्शन चल रहा है, तो मल्टीपल स्टेजेस एट अ टाइम सेल के अंदर होती है। ये थियोरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नंबर 2, इसमें ये माना गया था कि कोई भी इंटरमीडिएट, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट हो, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट हो, वो कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि बीच बीच में जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, उससे बड़े सारे अमीनो एसिड्स बनते हैं, उससे बहुत सारे अल्कलॉइड्स बनते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम है क्रेब्स साइकिल में, याद है आपको, उससे क्लोरोफिल बनाने में काम आता है, वो फाइटो हार्मोन्स बनाने में काम आता है, फाइटोक्रोम्स बनाने में काम आता है। तो ये भी थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस बैलेंस शीट को जब बनाया गया है तो ये मानकर बनाया गया है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि फैट्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं, बर्न होते हैं, प्रोटीन्स भी ऑक्सीडाइज बर्न होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी शीट है ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी
ये एक बहुत अच्छी शीट है ये अप्रिशिएट करने के लिए कि कैसे कैसे किस स्टेप से हमें कितनी एटीपी मिलती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो हमेशा इतनी ही एटीपी मिलेगी। हो सकता है उस टाइम पर फैट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और हमें बहुत ज़्यादा एटीपी मिल रही हो, वी डोंट नो, वी कांट से दैट, बट इट इज़ वर्थ कैलकुलेटिंग। सो लेट अस राइट डाउन दैट दिस इज based on certain assumptions, कुछ बातें अज्यूम करके ये रेस्पिरेटरी शीट बनाई जाती है, यानी कि इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली लिविंग बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है, ये सारे अजम्पशंस, सो इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। आइए हम उन अजम्पशंस के बारे में लिखते हैं। नंबर 1, जैसा मैंने अभी कहा कि रेस्पिरेशन एक ऑर्डरली सीक्वेंशियल प्रोसेस है जहां एक सबस्ट्रेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, सब कुछ एक के बाद एक ही होता है। सो इट सेज दैट एनसीईआरटी की लाइंस है स्टूडेंट्स, ऐसे के ऐसे उठकर क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल एंट्रेंस में। रेस्पिरेशन इज एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर में होता है, रटना नहीं है, सीक्वेंशियल समझना है, प्रोसेस इन विच वन सबस्ट्रेट forms the other and glycolysis, लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम किसको याद है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि एक CO2 निकलता है और एक NADH2, एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है, NADH का रिडक्शन होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा, ETS एक्सेट्रा मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स वन आफ्टर द अदर। ये इसका पहला अजम्पशन है जो सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंड अजम्पशन इसका ये है कि नो इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन, और हम यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ एनी अदर कंपाउंड। और ये भी सरासर गलत है, बिल्कुल अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। आइए इसका थर्ड अजम्पशन लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। आइए इसका थर्ड अजम्पशन लिखते हैं, और थर्ड अजम्पशन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज होता है, वही रेस्पायर किया जाता है, और कोई भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं होता है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे, जो सरासर गलत है, अभी हम देखेंगे। सो थर्ड इज दैट ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर respired मतलब oxidized to produce energy, are respired and no other substrate is respired at any intermediate state, और ये भी पॉसिबल नहीं है, हम देखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। Only glucose. Now, fourth assumption, जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बना है, हमें पता है अब कि जब 1 ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो 2 NADH2 फॉर्म हुए हैं, उन्हें भी हमें उनसे अगर ATP चाहिए, यानी 6 ATP चाहिए, तो हमें उन्हें कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा और हमें ATP मिलेगी। तो ये ऐसा कहता है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये क्या कहता है कि ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड
बाय सॉरी नहीं, ग्लूकोज नहीं, NADH2 सिंथेसाइज्ड बाय ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, हमें इसे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना पड़ेगा. सिंथेसाइज्ड बाय ग्लाइकोलिसिस इज सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया where it undergoes, ऐसा लिख देते हैं, where it undergoes ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी एटीपी बनेगी. ऑक्सीडेटिव पहले रीऑक्सीडाइज होंगे और वो प्रोटॉन्स को फिर जो है फॉस्फोरिलाइज किया जाएगा, फॉस्फोरिलेशन. एंड दिस इज अ टोटली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. आइए अब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते हैं. बहुत आसान है, आप ऑलरेडी सारी साइकिल्स पढ़ चुके हो, तो अब आपके लिए ये बिल्कुल बच्चों का खेल होगा. आप खुद ही ये नफ़ा नुकसान मुझे अभी बोर्ड पे बनवा देंगे. आइए बनाते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से स्टेप. हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं? जैसे ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड स्टेप क्या लिखूं बताइए? इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है? लिंक रिएक्शन लिख देते हैं, लिंक रिएक्शन. और थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल. अब देखो अपन यहाँ पर ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो इनमें जो भी NADH2 FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ETS में जाकर ATP दे रहे हैं, वो है वो फाइनल स्टेप. बट एक्चुअली NADH2 FADH2 वो सब प्रोड्यूस तो यही हो रहा है ना, या डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस तो यही हो रहा है. तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के टाइम ये 3 स्टेप्स को ही कंसिडर करेंगे हम. नाउ इसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट ATP कितनी प्रोड्यूस हो रही है? ATP प्रोडक्शन. और ये कैसे है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी डायरेक्ट ATP जो फॉर्म हो रही है उसकी अपन बात करेंगे. चलो पहले देख लेते हैं. ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हुई थी, जिसमें से 2 यूज हो गई थी, यानी नेट ATP गेन कितना हुआ था? 2 का. सो 2 मैं लिख देती हूँ, नेट ATP है ये, नेट ATP 4. ये मैंने क्या लिखा है? हाँ 0.2. मुझे लगा मैंने ऑक्सीजन कैसे लिख दिया, चलो 2 लिख देती हूँ. 2 यानी 4 प्रोड्यूस हुई थी, बट 2 ग्लाइकोलिसिस में यूज हुई थी, यानी 2 हमें मिली थी. लिंक रिएक्शन में, यानी जब पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया था, क्या कोई डायरेक्ट ATP मिली थी? नहीं, नील, एक भी नहीं मिली है. और क्रेब्स साइकिल में आपको याद है 1 GTP मिलती है 1 क्रेब्स साइकिल में. उस 1 GTP से 1 ATP बनता है 1 क्रेब्स साइकिल में. लेकिन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, यानी 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी, यानी 2 GTP बनेंगे, यानी 2 ATP बनेंगी. तो डायरेक्टली 2 ATP बनेगी वाया 2 GTP. हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन की सारी कहानी लिख रहे हैं. अब आइए देखते हैं NADH2 प्रोडक्शन से कितनी ATP बनेंगी. ATP बाय NADH2 प्रोडक्शन. ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, 2 NADH2, और 1 NADH2 से 3 ATP मिलती हैं ETS में जाने के बाद, यानी कि हमें यहाँ पर 2 into 3 ATP, दैट मीन्स 6 ATP मिलेंगी. 6. लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2, मैं ऐसा कर देती हूँ, 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ भी हमें 2 into 3 दैट मीन्स 6 ATP मिल जाएंगी. और क्रेब्स साइकिल में 1 क्रेब्स साइकिल से 3 NADH2 बनते हैं, यानी 2 क्रेब्स साइकिल से 3 2 6 NADH2 बनेंगे. 1 क्रेब्स साइकिल में 1 FADH2 बनता है. याद है जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो 2 में 2 FADH2 बन जाएंगे. जब ये ETS में जाएंगे
तो 1 NADH2 से 3 ATP मिलती है, तो 6 से 6 इंटू 3 यानी 18 ATP मिल जाएंगी, 18। और 1 FADH2 से 2 ATP मिलती है, तो 2 से 2 2 जा 4 ATP मिल जाएंगी। यानी अब अगर हम टोटल या मतलब फाइनल नेट ATP प्रोडक्शन देखें, नेट का मतलब अब यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से NADH2 FADH2 सबसे मिलाकर कितनी बन रही हैं वो देखें, तो ग्लाइकोलिसिस में 2 तो डायरेक्ट मिल रही है और 6 ETS के बाद मिलेंगी, यानी 2 + 6 8। लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, सीधे 6 ATP मिलेंगी, वो भी कब, जब ETS में जाएगा NADH2 तब। यहाँ पर 2 तो डायरेक्ट मिल रही हैं, 18 NADH2 के ETS में जाने पर मिल रही है और 4 FADH2 से मिल रही है। 18 + 4 22, 22 + 2 24 मिल रही है। आइए इसका टोटल करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। 24 + 6 30, 30 + 8 38 ATP। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है, CO2 और वाटर में वो ब्रेक हो गई है, तो हमें मिलती है 38 ATP। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1 क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट ATP कितनी बनती है, 1 क्रेब्स साइकिल में टोटल ATP कितनी बनती है। देखो 2 क्रेब्स साइकिल में 24 बनी है, तो 1 क्रेब्स साइकिल में 12 बन जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना है ताकि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ। अब ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, इस स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं, ये तो इसी के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पायरुविक एसिड से कितनी ATP बनेंगी, 1 पायरुविक एसिड से। देखो पायरुविक एसिड का मतलब ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, तो हम ये वाली ATP तो हमें अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। पायरुविक एसिड है यानी यहाँ से स्टेज शुरू हो रही है, तो हमें 6 तो ये मिल जाएंगी। क्या हमें 6 मिलेंगी? नहीं, क्योंकि 6 के लिए तो 2 पायरुविक एसिड, 1 पायरुविक एसिड जब 1 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो 1 NADH2 निकलता है, यानी 3 ATP मिलेंगी। तो 3 तो हमें यहाँ से मिल जाएंगी, और यहाँ से कितनी मिलेंगी? क्रेब्स साइकिल में दोनों 2 पायरुविक एसिड जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुए तो हमें 24 ATP मिली है, लेकिन हम 1 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, यानी 1 एसिटाइल कोएंजाइम A यानी 1 क्रेब्स साइकिल, तो उससे हमें 12 मिलेंगी। तो 3 यहाँ से मिलेगी जब 1 पायरुविक एसिड 1 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और 12 यहाँ से मिलेगी जब 1 एसिटाइल कोएंजाइम में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा CO2H2O में, यानी 3 + 12 15 ATP। दिस गिव्स 15 ATP ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आया समझ कैसे क्वेश्चंस आएंगे? नाउ अगर क्वेश्चन आए कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से कितनी ATP मिलेगी। एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब ग्लाइकोलिसिस नहीं, लिंक रिएक्शन भी नहीं, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना है। हम एसिटाइल कोएंजाइम में से कहानी शुरू कर रहे हैं, यानी हम क्रेब्स साइकिल की कहानी की बात कर रहे हैं, और 1 एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब क्या है? 1 क्रेब्स साइकिल। कितनी मिलेंगी? अगर 2 क्रेब्स साइकिल में 24 मिल रही हैं, तो यहां पर मिलेगी 12 ATP। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 6 bis, एक मिनट, 1 सेकेंड, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीट, तो हमें कितनी ATP मिलेंगी? कहाँ याद आ रहा है स्टूडेंट्स ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट? ग्लाइकोलिसिस याद करो, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से शुरू हुआ था, ग्लूकोज से बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 1 ATP यूज हुई थी।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हुआ था, बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ना एटीपी यूज हुई ना एटीपी निकली। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ा, यानी एक और एटीपी यूज हुई थी और बन गया था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके बाद फिर 4 एटीपी निकली थी, 2 NADH2, वो सारी कहानी ये थी। यानी कि बेसिकली अगर हम स्टोरी यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये वाली एटीपी सेम रहेंगी, ये एटीपी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 एटीपी यूज हो रही थी वो यूज नहीं होगी। वो तो शुरू के स्टेप्स में यूज हुई है, इसके बनने के पहले तक तो वो यूज नहीं होगी। यानी वहां पर ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्ट एटीपी कितनी मिलेंगी? 4। तो इस टोटल जो भी कैलकुलेशन है इसमें क्या हो जाएगा, 2 को ऐड कर दो, क्योंकि वो जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। तो 38 + 2 यानी कितना आंसर हो जाएगा? 40 एटीपी। तो ऐसे किसी भी लेवल से आप पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताए हैं। अगर हमारी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन वर्क्स। कितनी सारी एटीपी मिली है? यहाँ पर 2 क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं। पहला मैंने आपको लिखवाया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो 36 या 38 एटीपी मिलती है। हमारा कैलकुलेशन में अभी 38 आया है। ये 36 का क्या झोलझाल है? ये 2 एटीपी कहाँ भाग रही हैं? ये क्या कोई चली गई क्या, पिक्चर देखने चली गई हैं क्या? कहाँ चली गई हैं? एक तो उसको अपने को अभी ढूंढ कर लाना है, और दूसरा अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, अगर फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, तो क्या उसका इन स्टेप से कोई लेना देना है, कोई रिश्ता है, या उनकी अलग ही कहानी चलती है? अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स, उन 2 एटीपी को ढूंढते हैं, देखते हैं वो कहाँ चले गए हैं घूमने, क्या चक्कर है ये, क्यों 36 और 38 कहते हैं, इसको समझने की अब अपन कोशिश करते हैं। देखिए, जो NADH2 लिंक रिएक्शन में निकले हैं, मुझे बताइए पहले तो आप याद करके कि लिंक रिएक्शन कहाँ पर हो रही है। हमने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, वहाँ पर पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही लिंक रिएक्शन होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, वहीं पे क्रेब्स साइकिल होती है। इतना हम जानते हैं। यानी कि लिंक रिएक्शन में जो NADH2 बना है या क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 FADH2 बना है वो मैट्रिक्स में बना है, और वहीं पास में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिस पर ETS है, तो बड़े आराम से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बना है वो अभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। हमें उसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना है, तभी वो ETS में जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा और वो हमें एक NADH2 3 ATP देगा। इतना समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को अपन पहले लिखते हैं। द ग्लाइकोलिटिक NADH2, या कहें NADH2 प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। द ग्लाइकोलिटिक NADH2 कहाँ फॉर्म हुआ है? फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म। इसे कहाँ भेजना है? दिस हैज टू बी सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वरना हमको इनके अंदर भरी हुई एनर्जी ATP के फॉर्म में नहीं मिलने वाली है और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है? भेज दो आप, पायरुविक एसिड भी तो गया था, ऐसे ये भी चला जाएगा। प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, NADH2 डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। इट कैनॉट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। इट मीन्स ये ग्लाइकोलिसिस से फॉर्म होने वाला NADH2, इट कांट क्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डायरेक्टली, इट कैनॉट गो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली। तो फिर क्या करें? कैसे हम इसको भेजें? और जब हम इसको भेजते हैं तभी वो 2 ATP का लॉस हो जाता है। वो इसको भेजने के प्रोसेस में वो ATP यूज हो जाती है। ऐसा मानो कि आपको बॉर्डर के पार भेजना है इस NADH2 को, तो ये आपको रिश्वत खिलानी पड़ती है 2 ATP की। 1 NADH2 के लिए 1 ATP की रिश्वत, सेकेंड वाले के लिए एक और ATP की रिश्वत, 2 ATP की रिश्वत, तो अंदर जो 38 बनता उसमें से 2 का खर्चा पहले ही कर दिया, यानी 36 ATP बनेगी। अब ये कैसे होता है इसको समझिएगा। सो
दिस मीन्स ये, दिस एंट्री ऑफ ग्लाइकोलिटिक NADH2 into mitochondria occurs by two shuttles, दो सिस्टम्स के थ्रू होगी, two shuttles in यूकैरियोट्स, यानी जो शटल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगी, सिर्फ यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो कोई झमेला ही नहीं है, प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है सेल मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, प्रोकैरियोट्स में तो ये किस्सा कहानी कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ETS कहाँ पर है, जो मेम्ब्रेन है सेल की मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन वहीं पर है, तो वहाँ तो कोई ये लफड़ा ही नहीं है, वहाँ तो NADH2 बिल्कुल आराम से ETS में चला जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में हमेशा 38 ATP ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहाँ पर ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, वहाँ कोई रिश्वत नहीं खिलानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इन प्रोकैरियोट्स नो शटल सिस्टम, इसीलिए हमेशा क्या होगा, सो 38 ATP प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब भी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोकैरियोट्स में तो सीधा 38 ATP ही मिलेंगी, जैसी कि हमने अभी कैलकुलेट करी थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि हमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये प्रॉब्लम है और वहाँ पर 2 शटल सिस्टम्स वर्क करते हैं। अगर 1 शटल सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो 38 ATP ही प्रोड्यूस होती है, यानी कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, और अगर दूसरे शटल सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो 2 ATP की रिश्वत देनी पड़ती है, यानी कि 36 ATP प्रोड्यूस होती हैं। आइए हम पहले इन दोनों शटल सिस्टम्स के नाम लिखते हैं। फर्स्ट शटल सिस्टम है स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल या शटल सिस्टम, एक ही बात है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। और दूसरी शटल का नाम है स्टूडेंट्स मैलेट एस्पार्टेट शटल या शटल सिस्टम। अब ये क्या है, आपके कोर्स में ये बहुत डिटेल में नहीं है, जनरली बुक्स में बस इसका नाम लिख देते हैं, कहाँ पर ऑपरेट करती है वो लिख देते हैं और कहानी ख़त्म करते हैं। बट मुझे लगता है जब तक किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स ना पता हो तब तक सिर्फ रटने से हमारे को भूलने का खतरा होता है, प्लस दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह जाता है। सो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स में इसका फंडा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है वो बेसिकली हार्ट, लिवर और किडनी के जो सेल्स हैं वहाँ ऑपरेट करता है, और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बाकी सब सेल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में भी बाकी सेल्स में वहाँ पर ऑपरेट करता है। सो मैलेट वाला जो शटल है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये हार्ट, लिवर और किडनी में ऑपरेट करता है, और ये मोर कॉमन है, दिस इज मोर कॉमन। ये बाकी सब सेल्स में ये ऑपरेट करेगा, प्लांट्स में भी, सब में। हम रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल ही काम करता है, 36 ATP बनाएगा ये, अभी हम बात करते हैं। अब जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल काम करेगा तो वो 2 ATP का लॉस होता है, यानी कि 1 NADH2 वैसे 3 ATP देता अंदर जाके, पर अब वो 2 ही देगा, तो 2 NADH2 4 देंगे 6 देते, यानी टोटल में से 2 माइनस हो जाएंगी। तो इस केस में 1 NADH2 देता है, गिव्स 2 ATP इंस्टेड ऑफ 3 ATP। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मैलेट एस्पार्टेट में 1 NADH2 से वही नॉर्मल 3 ATP ही मिलती है, यानी कि अगर हम 1 ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के केस में 2 का लॉस हो जाता है, यानी 36 ATP, 36 नेट ATP प्रोडक्शन हो जाएगा, नेट ATP प्रोडक्शन 36।
जबकि मैलेट एस्पार्टेट में 38 नेट एटीपी का ही प्रोडक्शन होगा। नेट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि मोर एफिशिएंट कौन सी है? ऑफ कोर्स जहां पर हमें 38 एटीपी मिल रही है, भाई जितना पैसा मिले उतना बढ़िया। सो दिस इज मोर एफिशिएंट, नो डाउट अबाउट इट, दिस इज मोर एफिशिएंट। देखो याद करना कितना आसान है, एम से मोर, एम से मैलेट, एम से मोर, एम से मैलेट। ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है? मैलेट। ज्यादा एफिशिएंट मतलब भाई दो ही कंडीशन है, एक 36 दे रही है, एक 38 दे रही है। ज्यादा एफिशिएंट मतलब जो 38 दे रही है, तो मैलेट 38 दे रही है, तो ग्लिसरॉल 36 दे रही है। अगर ये 38 दे रही है तो सेम कैलकुलेशन है, यानी 1 NADH2 से 3 ATP मिल रही है। ये कम दे रही है तो 1 NADH2 से 2 ATP मिल रही है। ये कहाँ काम करेगी? जहाँ खूब एनर्जी चाहिए, हार्ट, लिवर, किडनी, यहाँ पे। बाकी सब जगह ये काम करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एम से मोर एफिशिएंट, एम से मैलेट, और इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। और मोर एफिशिएंट कौन होती है? हमारी माँ। तो माँ, MA, मैलेट एस्पार्टेट शटल इसका नाम है। अब बेसिकली क्या होता है इसमें, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले बात करते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। फॉस्फेट शटल, देखो बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, सारे स्टेप्स नहीं पढ़ने, आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो ये शटल यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। प्लांट में, फंजाई में, इनमें होगी। हमारे बाकी सभी ऑर्गन्स के सेल्स में यही शटल काम करती है। कैसे काम करती है समझिएगा। ये सपोज करिए माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है, मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना देती हूँ, ETS। ये वाली, ये हो गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जहाँ प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं, याद आ रहा है? और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ हुआ है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस हुआ है साइटोप्लाज्म में, यानी वो 2 NADH2 यहां पड़े हुए हैं, NADH2। पर ये बेचारे डायरेक्ट ETS तक नहीं पहुंच सकते क्रॉस करके। तो ये क्या करते हैं? ग्लाइकोलिसिस में डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट बना था, याद है आपको? फ्रक्टोज 1, 3, बिसफॉस्फेट 2 में डिवाइड हुआ था, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और PGAL में। तो ये क्या करते हैं? डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट जो बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, कुछ तो आगे ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू कर रहा है, कुछ DHAP, कुछ को बाहर निकाल लिया जाता है साइकिल से। तभी तो हमने कहा है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको बाहर निकाल लिया और क्या किया? इस NADH2, ये जो NADH2 बना है, ये अपने 2 हाइड्रोजन इसको दे देता है, यहीं पर दे देता है। ATP नहीं निकलेगी अभी, लेकिन हाइड्रोजन दे देता है। ये हाइड्रोजन दे दिया और खुद NAD में कन्वर्ट हो गया और फिर से तैयार है ये ग्लाइकोलिसिस में जाने के लिए। जैसे ही ये इसको देगा, ये जो डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचता है, बड़ी आसानी से इसे क्रॉस करता है। और जब ये यहाँ पहुँचता है स्टूडेंट्स, तो अब ये 2 ATP प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स में जो FAD है, FAD ऐसे लिखती हूँ मैं, FAD, ये उसे अपने 2 प्रोटॉन्स दे देगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा। ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये FADH2 जो है ये ETS में चला जाएगा। और हमें पता है FADH2 जब ETS में जाता है तो 2 ATP मिलती है। तो ये NADH2 जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को, जब इसने DHAP को अपना एनर्जी दी, वो एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर थी, उसने इसको दी और उसने इसे FADH2 तक पहुंचा दिया, यहाँ पहुंच गई। ये एनर्जी अब यहाँ पहुंच गई, तभी तो शटल है ये। और ये 2 ATP दे देगी। और जब जैसे ही इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, अपनी एनर्जी दे दी, तो अब ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है DHAP में और फिर ये बाहर आ जाता है इस तरह से। और इस तरह से ये शटल चलती रहती है। आप इसको नोट डाउन करो।
ये बाहर आ गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, और अब ये वापस फिर DHA2 में AP में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमें 2 ATP मिलेंगी। 1 NADH2 से हमें कितनी ATP मिली है? 2 ATP। तो 2 से कितनी मिलेंगी? 4 ATP, यानी टोटल कितनी मिलेंगी? 36। 38 में से वो 2 माइनस हो जाएंगे। अब हार्ट में, लिवर में, किडनी में माँ यानी मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करती है। उसका क्या मतलब है समझिएगा। सो अब हम बात करते हैं मोर एफिशिएंट जो 38 ATP देने वाली है, मैलेट यानी मैलिक एसिड, एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड शटल सिस्टम की। और ये भी सिर्फ यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में वर्क नहीं करेगा। सेम कहानी होगी, मैं क्विकली बनाती हूँ। ये मैट्रिक्स हो गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है NADH2 ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप। इसे हमें अंदर पहुंचाना है। यहाँ क्या किया जाता है आपको याद है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नाम का एक प्रोडक्ट बना था, क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था हमने। एसिटाइल कोएंजाइम में सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ये NADH2 अपना जो एनर्जी है H2 में वो इसे दे देता है, क्योंकि वो खुद अंदर नहीं घुस सकता। तो कहता है यार मैं तो अंदर नहीं जा सकता हूँ, तुम मेरी एनर्जी ले जाओ और तुम उस चेक को बैंक में लगा के ETS में लगाकर एनकैश करा लेना और उससे तुम ATP ले लेना, मेरे को तो फ्री कर दो। तो ये तो फ्री हो गया और फिर ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है। और जैसे ही ये ऐसा करता है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, जैसे ही इसको ये हाइड्रोजन मिलते हैं, ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे मैम ये तो बड़ा आसान है कि ये मैलेट अंदर चला जाए और ATP दे दे। ये इतना आसान नहीं है, क्यों अभी बताती हूँ। चलो अभी तो ये मैलेट अंदर गया, और जब ये मैलेट अंदर जाता है तो ये जो हाइड्रोजन लेकर आया है और उसके बॉन्ड्स में जो एनर्जी लेकर आया है वो इस मैट्रिक्स में जो NAD हैं उन्हें देता है, और वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये NADH2 ETS में जाकर हमें 3 ATP दे देगा। वहाँ क्या हुआ था ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में 2 ATP, क्योंकि FADH2 बन रहा था, यहाँ NADH2 ही बनता है, तो 3 ATP ही मिलती हैं हमें, और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। बट एक प्रॉब्लम है, ये मैलेट ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि इसे मेम्ब्रेन को पार करना है। और मेम्ब्रेन को कैसे पार करता है? जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, टर्मिनल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोटीन जिसके थ्रू मैलेट अंदर जाता है ना, वो एक एंटीपोर्ट है। याद है आपको पढ़ाया था मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब ये ऐसा प्रोटीन है कि अगर इस डायरेक्शन में मैलेट जा रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में एस्पार्टेट आना चाहिए, तभी ये मैलेट को अंदर लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा। मैलेट और एस्पार्टेट का एंटीपोर्ट प्रोटीन है वो। तो क्या होता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहता है कोई बात नहीं, मुझे मदद तो करनी है। ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब एस्पार्टेट बाहर आता है, और एस्पार्टेट बोलता है कि तुमने भी कुर्बानी दी है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो चलो मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। ये फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। मैलेट एस्पार्टेट शटल या शंट, क्योंकि मैलेट और एस्पार्टेट एंटीपोर्ट प्रोटीन के थ्रू जा सकते हैं, वरना ये नहीं घुस सकता। तो इस NADH2 की एनर्जी किसने ली? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने। और कौन उसे लेकर अंदर घुसा? मैलेट, और उसने हमें ATP दिलवाई। हमने डिटेल्स नहीं पढ़ी, ना हमें पढ़ना है, ना आपके लेवल पर आता है। ये कहानी इतनी आसान नहीं होती है, इसके बीच में बहुत सारे और कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर ये बनता है। मैंने आपको बिल्कुल मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में इसको समझाया है। तो यहाँ पर हमें 1 NADH2 से कितनी ATP मिलेंगी? वही 3 ATP, यानी यहाँ हमें टोटल वही सेम 38 ATP मिलेंगी। सो M से मैलेट, M से मोर एफिशिएंट 38 ATP मिलती है। हार्ट, लिवर, किडनी में होता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में 2 ATP का लॉस हो जाता है जब उन 2 NADH2 को साइटोसोल से उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाता है, यानी 1 NADH2 से 2 ATP मिलती है, टोटल 36 ATP मिलती है। दिस अकर्स इन ऑल यूकैरियोट्स, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई झमेला नहीं है, कोई शटल नहीं है, कोई शंट्स नहीं है। तो वहाँ हमें हमेशा
38 ATP ही मिलेंगी जब 1 ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन को अंडरगो करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि फैट्स और प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। प्लीज नोट दिस। आइए अब हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के बीच में, यानी जब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन की यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो क्या उनके रास्ते कहीं पर एक दूसरे से टकराते हैं या वो बिल्कुल टोटली अलग अलग तरीके से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसे अब हम समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर रिलेशन बिटवीन metabolic pathway of different respiratory substrate। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या फैट हो सकता है। हमें पता है यही 3 बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एटीपी देते हैं। हम पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो हमें आता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पहले वो ग्लूकोज में, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज में फिर ग्लाइकोलिसिस होगा। मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रही हूं। पहले इसमें जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल शुगर हो गया। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और उसके बाद में ऐसे डॉटेड लगा देते हैं, उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, बिसफॉस्फेट। और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड्स में ब्रेक होगा। एक डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, और दूसरा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसे हमने PGAL कहा था। अब आप जानते हो तो मैं फुल फॉर्म्स नहीं लिख रही हूँ, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इसके बाद में जो PGAL है वो एंटर करा था, कन्वर्ट हुआ था आई शुड से पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में, फिर पायरुवेट लिंक रिएक्शन में एंटर करा था, और कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम A में, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में एंटर करा था, और क्रेब्स साइकिल जो है उसमें CO2, वाटर, वो सब भी निकला था, और फिर वो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एंटर हुए थे। ये सारे जो भी NADH2 FADH2 निकले थे। अब फैट्स में क्या होता है ये तो हम जानते हैं, ये आप बोलोगे मैम हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए फैट्स की कहानी देखते हैं। फैट्स सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे अपने सिंपल फॉर्म्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्लूकोज में टूटे हैं, फैट्स किस में टूटते हैं किसको मालूम है? फैट्स किसके बने हैं? फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किसका बना है स्टूडेंट्स? फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जुड़ने से फैट बनता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट इसमें, और फिर ये इस साइकिल में एंटर कर जाएगा। ऐसे ही जो फैटी एसिड है ये सीधा एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, और फिर हमें एटीपी देगा जैसे कि मिलती है यहाँ पर ही ऐसे। तो फैट भी इसी को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब प्रोटीन्स की कहानी देखते हैं। प्रोटीन्स पहले अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में हुए हैं, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हुए हैं, ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक होंगे। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन का मतलब इनमें से अमीनो ग्रुप हटा दिया जाएगा। अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप हटा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये या तो पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो सेम कहानी एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल, या हो सकता है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाए कुछ, और कुछ अमीनो एसिड्स डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे।
तो डिपेंडिंग अपॉन वो किस लेवल पर एंटर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी एटीपी वो दे देंगे। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है वहां पर अमीनो एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पर एंटर करवाया हुआ है, बट लाइन क्लियरली लिखी है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो डीएमिनेशन के बाद पायरुवेट लेवल पर भी एंटर कर सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए लेवल पर भी एंटर कर सकते हैं और क्रेब्स साइकिल के लेवल पर भी एंटर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस डायग्राम में इन तीनों को बना दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा कंपाउंड है जिस लेवल पर ये तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे बताइए देखकर। फैट एसिटाइल कोएंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट एसिटाइल कोएंजाइम है, एंड अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है। सो एसिटाइल कोएंजाइम में अब आपको याद आएगा जब मैंने आपको एसिटाइल कोएंजाइम में लिखवाया था तो मैंने आपको वहाँ एक लाइन लिखवाई थी कि ये कॉमन है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के रेस्पिरेटरी पाथवे में, और एक्चुअली ये फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तीनों के रेस्पिरेटरी पाथवे का कॉमन पॉइंट है। ये क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कौन कहां पर एंटर करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जो रेस्पिरेशन है, जब आपको याद हो इस चैप्टर की पहली जो हमने लाइन लिखी थी वो हमने क्या लिखा था कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेशन। और मैंने इसका क्या मतलब बताया था आपको, हमारी लिविंग बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, और जो भी बिल्डिंग अप रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। यानी कि रेस्पिरेशन में कुछ टूटेगा और कुछ बनेगा। अब अभी तक तो सब कुछ टूट ही टूट रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो एटीपी मिली, फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है एटीपी मिल रही है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है एटीपी मिल रही है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो रहे हैं। इसीलिए ट्रेडिशनली क्या माना जाता था, मैं यहाँ लिखती हूँ ट्रेडिशनली, यानी पुराने ज़माने में ट्रेडिशनली इट वॉज कंसिडर्ड, रेस्पिरेशन वॉज कंसिडर्ड कैटाबॉलिक पाथवे। इसे कैटाबॉलिक माना जाता था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता था। लेकिन अब ये समझ में आया है साइंटिस्ट को कि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स कई सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ये कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक भी है। कैसे है आइए समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए बॉडी में फैट्स की कमी हो रही है, आप क्या कर सकते हो भाई, बड़ा आसान है, ये DHAP को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दो। ये देखो ग्लिसरॉल मिल गया अपने को। ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फैट्स बन जाएंगे। ऐसे ही पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम में या जहां भी क्रेब्स साइकिल में अमीनो एसिड्स एंटर हो रहे हैं वहां पर क्या होगा, ये वापस से अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं, ये वापस से अमीनो एसिड्स को बना सकता है और अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन्स बन सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसिस भी करवाते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, कुछ अमीनो एसिड्स का, कुछ कंपाउंड्स का, कुछ पिगमेंट्स का, यानी कि वो एम्फीबॉलिक है। तो मैं यहाँ उसकी थ्योरी नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, बट हम जानते हैं कि ब्रेकडाउन रिएक्शंस इन बॉडी आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एनसीईआरटी की लाइंस है। ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन वॉज कंसिडर्ड कैटाबॉलिज्म क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है, बट नाउ इट इज फाउंड कि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल्स को फॉर्म भी करते हैं। सो नाउ इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। आइए देखते हैं अब कौन सा इंटरमीडिएट क्या बनाता है, प्लीज नोट दिस। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि ग्लाइकोलिसिस के कौन सा इंटरमीडिएट क्या बनाता है और क्रेब्स साइकिल के कौन से इंटरमीडिएट्स क्या बनाते हैं। पहले हम ग्लाइकोलिसिस का एम्फीबॉलिज्म देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो PGAL है वो PGAL ग्लिसरॉल बनाएगा और ग्लिसरॉल से फिर फैट्स बन जाएंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं PGAL फॉर्म्स ग्लिसरॉल। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। एंड दिस विल फॉर्म फैट्स। कैसे फैट्स फॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स फैटी एसिड के साथ। वो फैटी एसिड कौन बनाएगा, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में। सो इसका काम क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। एंड गिबरेलिक एसिड, वो भी इसका काम होता है, गिबरेलिक एसिड।
ये दोनों। इसके अलावा ये जो PGAL है स्टूडेंट्स, ये कई सारे अमीनो एसिड्स भी बनाता है, जैसे इट सिंथेसाइज या फॉर्म सीरीन, ग्लाइसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स भी बनाता है। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये सिंथेसाइज करता है वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी लगाने हैं लगा दो, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो पढ़े थे ETS में, एंड फाइटोक्रोम्स। सबसे ज्यादा इन सब में से क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम A क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम्स फॉर्म करता है। इसके अलावा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटरेट मिलकर अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था अमीनो एसिड या तो पायरुवेट लेवल पे ऐड होंगे, एंटर होंगे, या एसिटाइल कोएंजाइम के लेवल पे, या क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में यही एंटर होते हैं, तो ये वापस से अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये अल्कलॉइड्स भी बनाता है, सिंथेसिस ऑफ अल्कलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम बनता है, या एक और अमीनो एसिड बनता है सिस्टीन, आपको याद है सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन मिथ्योनिन, वो भी बनाता है। प्लीज नोट दिस। आइए अब हम एक और छोटे से सब टॉपिक को पढ़ते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, कि मेन एरोबिक रेस्पिरेशन जो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन जिसमें ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब स्टेप्स होते हैं। और एंड में हमें 38 ATP, या अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH2 अंदर डाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो 36 ATP मिलती हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक और एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑल्टरनेट पाथवे भी होता है। आइए अब हम उसकी बात करते हैं, और उसका नाम हमने लिखा था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, यानी PPP। बट उसके कुछ और नाम भी हैं। उसे वॉरबर्ग लिपमैन डिकन्स पाथवे कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट यानी HMP शंट भी कहते हैं, और उसे फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। ये सब एक ही पाथवे के नाम हैं, यानी बेसिकली ये क्या है, दिस इज ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम RBC की बात करें, हमारे RBC में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अडल्ट RBC में, मैच्योर RBC में, अडल्ट नहीं मैच्योर RBC में सभी सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाली जगह हो और खूब सारा हीमोग्लोबिन उसमें भर सके। न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होंगे और हमें एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करना है, तो फिर वो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सब पॉसिबल ही नहीं होगा। सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। उसमें तो क्या हाथ लगता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 2 ATP मिलती है केवल, पर हमें ATP भी बहुत सारी चाहिए। तो क्या करें, तो नेचर ने वहाँ पर एक ऐसा पाथवे बनाया जो साइटोप्लाज्म में ही ऑपरेट करता है, और फिर भी हमें 36 ATP दे देता है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया की मदद के साइटोप्लाज्म में वर्क करता है। ऑल्टरनेट पाथवे है। इट वर्क्स इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, और इवन स्टूडेंट्स ये क्लोरोप्लास्ट में भी वर्क करता है, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन का ही ऑल्टरनेट पाथवे है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर ये साइटोप्लाज्म में वर्क करता है तो सोचकर बताइए ये सिर्फ यूकैरियोट्स में करेगा या यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है। सो इट वर्क्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जबकि अभी जो हमने शटल्स पढ़ी थी वो सिर्फ यूकैरियोट्स में वर्क कर रही थी। क्यों, वो हमने समझा था, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, इसीलिए, राइट। और इसका बहुत ग्रेट रोल है। इट हैज़ रोल इन RBC। RBC के अलावा स्टूडेंट्स कुछ लिवर के सेल्स में भी ये परफॉर्म किया जाता है, एडिपोज टिश्यू में भी किया जाता है, ओवरी में किया जाता है, मैमरी ग्लैंड्स जो हैं ब्रेस्ट, वहाँ पर भी इस तरह के
ऑल्टरनेट पाथवे से एटीपी का प्रोडक्शन करवाया जाता है। इवन जो कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वहाँ पर भी ये वर्क करता है। सो बेसिकली आपको आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन आता था कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पिक्रिक एसिड से पॉइजन कर दिया जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा पाथवे काम करेगा, यही। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पॉइजन कर दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगा, तो हमें ऐसा पाथवे चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी दे पर सिर्फ साइटोप्लाज्म पे ही डिपेंडेंट हो, वहाँ पर भी यही वर्क करता है, राइट। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वर्क्स इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पॉइजन्ड। पहले क्वेश्चन आता था ये। अब क्या है ये ऑल्टरनेट पाथवे, क्या मतलब है इसका? देखिए आपके कोर्स में ये डिटेल में नहीं है, थैंक गॉड, वरना एक और साइकिल पढ़नी पड़ जाती। ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो काफ़ी सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट यानी ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करता है, लिंक रिएक्शन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर सारी कहानी चलती है। लेकिन कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उस साइकिल से बाहर निकल आता है, तभी तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट थ्योरेटिकल है, बाहर निकल आता है और बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में ही एक अलग साइकिल में एंटर कर जाता है जिसे हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस किससे शुरू होता है? ग्लूकोज से, पर ये पाथवे किससे शुरू होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? इट स्टार्ट्स विथ कौन सा सबस्ट्रेट? विथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज से शुरू नहीं हो रहा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है। और ये क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है ग्लूकोज से, ये शुरू होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से और पैरेलली चलता है ग्लाइकोलिसिस के। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस भी चल रहा है, उसका जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जा रहा है और पैरेलली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी चलता रहता है, राइट। नाउ यहाँ पर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, पूरी साइकिल हमको नहीं पढ़नी है। जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो एंड में हमें 12 NADH2 नहीं मिलते, हमें NADPH2 मिलते हैं। सो इट गिव्स 12 NADPH2 इन वन साइकिल। वहाँ हमें कितने मिलते हैं? देखो 2 NADH2 तो ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं, 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में मिलते हैं, 4 हो गए, और 3 और 3 6 हमें क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं, तो 6 और 4 10 NADH2 मिलते हैं और 10 से हमें 30 ATP मिल जाती है और 2 FADH2 मिलते हैं जिनसे हमें 4 ATP मिल जाती है, 34 ATP, और 4 ATP हमें डायरेक्टली मिलती हैं, 2 क्रेब्स साइकिल में 2 ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ पर हमें 12 NADPH2 मिलते हैं और एक NADPH2 3 ATP ही देता है NADH2 की तरह। तो यहाँ पर हमें कितना ATP मिलेंगी? सो नेट ATP गेन इज इक्वल टू 12 into 3 दैट इज 36 NADPH2। एक तो ये ध्यान रखना यहाँ P भी आ गया, एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं 12 NADPH2 मिलता है एक पूरे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में और 36 ATP मिलती हैं, 36 ATP मिलती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज नॉर्मल पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके और भी कई सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं इसके? इसमें से ये जो फॉस्फेट मिलता है हमें, ये जब न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे तो वहाँ काम आ जाता है। दूसरा, इसमें हमें इसमें बहुत सारी 5 कार्बन शुगर्स बनती हैं इस पाथवे में, राइबोस शुगर बनती है जैसे, तो उससे RNA DNA बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे। ये जब फॉर्म होता है तो बहुत सारी 4 कार्बन शुगर्स बनती हैं। ये जब साइकिल चलती है तो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनता है जो CO2 को फिक्स करने में, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो ये सब सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे इंटरमीडिएट्स हमें इस पाथवे में मिलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स पेंटोज शुगर्स, देन राइबोज 5 फॉस्फेट, एरिथ्रोज शुगर्स,
सो फाइनली हमें क्या मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए आरएनए सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स, राइबोस 5 फॉस्फेट जो है, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, राइबोस 5 कार्बन शुगर्स देकर। तो इस तरह से एक ऑल्टरनेट पाथवे चलता है जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी दे देगा जैसी हमें नॉर्मल पाथवे से मिलती, और साथ में बहुत सारे और बेनिफिट्स हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पॉइजनड है तो उसमें भी वर्क करेगा, और इवन जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, वहाँ पर भी हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, वहाँ भी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमें बहुत सारी ATP मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। आप इसको नोट डाउन करो। And now moving on to the final topic for this chapter, which is factors affecting respiration. क्या factors हैं जो respiration को affect कर सकते हैं, आइए देखते हैं। Let's write down. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। पहला फैक्टर, क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ता है? सोच कर बताइए, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जिसने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया वो आंसर कर सकता है। भाई सारे रेस्पिरेटरी स्टेप्स में एंजाइम्स लगे थे, और हमें पता है एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। जब एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो स्टेप्स ही परफॉर्म नहीं होंगे, यानी रेस्पिरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। यही तो फंडा आपको बताया था ना, फ्रिज में खाना रखते हैं तो यही तो होता है। जब आप फ्रिज में रखते हो, लो टेम्परेचर पे रखते हो, एंजाइम्स जो बैक्टीरिया यीस्ट के एंजाइम्स हैं, फंगस के एंजाइम्स हैं, वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, इसीलिए हमारा खाना खराब नहीं होता। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया तो भी क्या होता है, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो वो प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वही टूट जाएंगे, परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाएगा, तो भी एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। यानी कि 20 to 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बेस्ट इस पर, क्योंकि ये बेस्ट टेम्परेचर है एंजाइम्स के लिए, इसीलिए बेस्ट है रेस्पिरेशन के लिए। पर मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 42 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर बहुत लो टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम्स क्या होंगे? इनएक्टिव। हालांकि टेम्पररली इनएक्टिव होते हैं, इसीलिए जैसे ही हम खाना गर्म करते हैं फिर वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं। और बहुत हाई टेम्परेचर अगर हुआ, मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस, तो फिर एंजाइम्स परमानेंटली डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन्स ही, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में बहुत 20 डिग्री से कम हो टेम्परेचर या 42 डिग्री से ज़्यादा और रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी ना। सेकेंड, ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होगा बताइए? आप बोलोगे मैम बड़ा आसान है, जैसे जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेस्पिरेशन बढ़ना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लुइस पास्चर का आप सबने नाम सुना होगा। लुइस पास्चर ने यीस्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यीस्ट बड़ा बढ़िया फर्मेंटेशन करता है, यानी ग्लूकोज से CO2, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल खूब सारा बनाता है। लेकिन जब उसे ऑक्सीजन दे दी जाती है, क्योंकि यीस्ट जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी वो एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन कर सकता है, तो जब उसे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाता है, वो कम CO2, कम इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसीलिए जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वहाँ पर जब यीस्ट को ग्रो किया जाता है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। इस अफेक्ट को पास्चर अफेक्ट नाम दिया गया और इस पर क्वेश्चन आता है। सो द इनहिबिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिटरी अफेक्ट of oxygen on anaerobic respiration, on anaerobic respiration, this is known as
पास्चर इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम पर पास्चर इफेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये उन्होंने यीस्ट में ऑब्जर्व किया था, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। अब O2 पढ़ा है तो नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? CO2। जितनी जितनी CO2 बढ़ेगी स्टोमेटा को क्लोज करेगी, और जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। सो इंक्रीज CO2, क्लोज स्टोमेटा, and if the stomata gets closed then respiration will reduce, decrease. Now क्या एज ऑफ द सेल पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। यंगर सेल्स होंगे, उतना ज़्यादा एक्टिविटी उन्हें करनी है, ग्रो करना है, तो यंगर सेल्स में देयर इज बेटर रेस्पिरेशन, मोर रेस्पिरेशन वी कैन से। नाउ क्या सॉल्ट्स का फर्क पड़ता है? अगर आप एक प्लांट को, एक सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें और रेस्पिरेशन बढ़े तो उसे कहते हैं सॉल्ट रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जब सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा है तो वो सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए उसे ज़्यादा ATP चाहिए, तो वो रेस्पिरेशन बढ़ाता है। सो इफ plant is placed in salt solution, its respiration increase known as salt respiration। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी के थ्रू वो सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ क्या हार्मोन्स का फर्क पड़ता है? इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनेंस, ये सब रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज करेंगे। सो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनेंस, दे ऑल इंक्रीज रेस्पिरेशन। लाइट का क्या फर्क पड़ता है? भाई लाइट, सनलाइट की बात करें, लाइट जो है वो स्टोमेटा ओपन करवाएगा, इट इन्फ्लुएंस स्टोमेटल ओपनिंग, और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो गैशियस एक्सचेंज बढ़ेगा, और जब गैशियस एक्सचेंज बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी। आप इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक काम और भी करता है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, तो लाइट टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है, स्टोमेटल ओपनिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए जितनी जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना उतना रेस्पिरेशन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स हमने अभी भी पढ़ा था, रोटिनॉन, अमाइटल, जो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देंगे तो रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देंगे। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स 3 को एक्टिनोमाइसिन इनहिबिट कर देगा। हमने पढ़ा था साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट कर देगा। हमने पढ़ा था कि जो ओलिगोमाइसिन है वो कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस को इनहिबिट कर देगा। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर देंगे। मैं उनके नाम दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। नाउ अगर मान लीजिए उस पार्ट ऑफ द सेल की इंजरी हुई है, चोट लग गई है, वूंड है, कोई डिजीज है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा? सोच कर बताइए भाई। अगर हम बीमार हैं तो हमारी बॉडी को तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना हीलिंग के लिए, ज़्यादा ATP चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होता है? रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। प्लीज नोट दिस। और अब स्टूडेंट्स एक नोट के साथ मैं इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करती हूँ। आपको याद है हमने केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, किसको याद है? एक्सक्यूज मी, केमियोस्मोटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी जब हमने
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात की थी, जो फाइनल स्टेप था क्रेब्स साइकिल के बाद। वहाँ अपन ने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स पंप होके जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ आ जाते हैं, जिसके कारण से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, एक पीएच ग्रेडियंट डेवलप होता है, और उसके कारण से फिर वो प्रोटॉन उस ग्रेडियंट के कारण से ऑक्सीजोम से होते हुए वापस मैट्रिक्स की तरफ भागते हैं, और इस ड्यूरिंग वो एटीपी सिंथेसिस हो जाता है। इसे हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहा था। ना वहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको लिखवाना भूल गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे वहीं पर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय पीटर मिटशेल, और इस थ्योरी से हम प्रूव करते हैं कि कैसे एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन होता है उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण, उस पीएच ग्रेडियंट के कारण, और ये बताया था पीटर मिटशेल ने। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द थ्योरी ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास से हम इसके बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यू कम प्रिपेयर्ड विद द थ्योरी ताकि आप क्लासेस को एंजॉय करें। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।